जाएगी, इसलिए आज ही अपन इन वस्तुओं की ज्यादा मात्राएं खरीद ले, तो ये भी एक प्रभावित करता है। ठीक है। दूसरा, जैसे भविष्य में कब कीमत बढ़ सकती है, कभी युद्ध की स्थिति हो सकती है। जब युद्ध जारी होता है तो चीजें महंगी हो जाती है, तो लोगों को डर होता है कि जब महंगी हो जाएगी तो हम उस समय उस वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे, आज ही हम उन वस्तुओं को खरीद ले। धन का वितरण भी कभी कभार मांग को निर्धारित करता है। तो ये सारे तत्व मांग को निर्धारित करने वाले हैं। अब चूंकि यहां पर दो चीजें हैं, एक होता है मांग में विस्तार और संकुचन, और एक होता है मांग में वृद्धि और कमी। टाइटल क्या था ऊपर? मांग वक्र में परिवर्तन। ऐसा मांग वक्र में परिवर्तन कैसे होता है? अच्छा, भाई दो चीजें होती है, एक तो होता है मांग में विस्तार और संकुचन, और एक होता है मांग में कमी या मांग में वृद्धि। क्या दोनों चीजें एक ही है? दोनों एक ही है? एक ही है? लगता तो नहीं, दोनों अलग अलग है। मांग में विस्तार और संकुचन हमेशा एक ही मांग वक्र पे होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये मांग वक्र दिया है। ठीक है, मांग वक्र में इधर कीमत दी हुई है, इधर मांग मात्रा दी हुई है। हम जब यहां से चलकर इधर नीचे आते हैं, ऊपर से चलकर नीचे आते हैं, तो क्या हो रहा है? मांग घट रही है। कैसे घट रही? मांग बढ़ रही। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो पहले मांग तो बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है। इन्हें कहने का तात्पर्य यह है कि मांग में विस्तार हो रहा है। पहले मांग यहाँ थी, हाँ। इतनी वस्तुओं की मांग की जा रही थी। ए से बी के बिंदु पर आते हैं तो क्या हुआ? 60 से 80 हो गई, तो मांग का विस्तार हुआ। ठीक है। हाँ। इधर हम देखें, पहले हम यहाँ ए पर थे, ए से यदि बी पर आते हैं, बी पर आते हैं तो नीचे से यदि ऊपर जाते हैं तो क्या हो रहा है? मांग का संकुचन हो रहा है। मांग का संकुचन हो रहा है। ये कीमतें बढ़ रही है या घट रही है, इसके हाँ, वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन ये चीज किस पे हो रही है? ये हो रही है एक ही मांग वक्र पे। हाँ। एक ही मांग वक्र पे हो रही है। तो एक ही मांग वक्र पे हो रही है, तो कहने का तात्पर्य ये था कि जिस मांग वक्र पर यदि मांग मात्रा बढ़ती है या मांग मात्रा में थोड़ी सी कमी होती है, तो हम उसे मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहते हैं। यदि कीमत घटती है और उस घटने के प्रभाव से मांग मात्रा में बढ़ोतरी होती है तो वो मांग का विस्तार है। यदि कीमत बढ़ती है और मांग में कमी होती है तो ये मांग का संकुचन है। लेकिन मांग में वृद्धि और मांग में कमी ये कब होती है? ये होती है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर। हाँ। यहाँ कॉन्सेप्ट था कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, ठीक है, मांग पर जो प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा, वो एक ही मांग वक्र पे होगा। हाँ। उसे हम मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहेंगे। लेकिन यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, वृद्धि होती है उस मांग में। और यदि उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग में कमी होती है। तो ये मांग वक्र जो है परिवर्तित हो जाता है, फिर एक मांग वक्र नहीं रहेगा। जैसे हमने बात की थी, उपभोक्ता की आय 10,000 रुपए है, 10,000 में जिन वस्तुओं की कीमतों पर वो खरीद रहा था वो एक ही मांग वक्र पर खरीद रहा था, लेकिन 10,000 से बढ़कर उसकी आय जो है 20,000 हो जाती है, तो मांग वक्र शिफ्ट हो जाएगा। हाँ। बस उसी मांग वक्र पे वो बात नहीं करेगा, शिफ्ट हो जाएगा आगे। यानी चूंकि उसकी भले वो कीमत भी बढ़ रही है तो भी मांग करेगा। यही हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर कीमत 12 रुपए फिक्स है, ठीक है, 12 रुपए पे इस मांग वक्र पर, डी मांग वक्र पर 80 इकाइयों का वो खरीद रहा था। उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो भी वो उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, लेकिन कीमत में परिवर्तन नहीं होता, कीमत वही रहती है 12 रुपए, लेकिन उसकी मांग बढ़ जाती है। क्यों? आय में परिवर्तन, क्योंकि उसकी आय बढ़ गई,
आय बढ़ गई तो वो ज्यादा वस्तुएं खरीद सकता है, इसलिए वो 115 वस्तुओं को खरीदेगा। तो इसे कहते हैं मांग में विस्तार, मांग में वृद्धि होना। तो ये एक तरीके से बजट रेखा का कॉन्सेप्ट आता है। एक तरीके से ये कहा जाता है कि इसमें कीमत फिक्स रहती है, लेकिन अन्य चीजों के प्रभाव से मांग में वृद्धि और मांग में कमी होती है। ठीक है, अन्य वस्तुओं की मांग या अन्य वस्तुओं की कीमतें या उपभोक्ता की आय, ये अन्य जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों से मांग वक्र बदल जाता है। और जब मांग वक्र बदल जाता है तो हम उसे कहते हैं मांग में वृद्धि या मांग में कमी। अब यह मांग में कमी कैसे आई कि पहले उपभोक्ता की आय ज्यादा थी, तो वो यहाँ पर 12 रुपए कीमत पर 115 वस्तुओं को खरीद रहा था। हाँ। ठीक है, अब यदि उस उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है, कम हो जाती है किसी कारण से, घर में कोई बीमार हो गया, घर में और दूसरी अन्य वस्तुओं पर उसने खर्च कर दिया, तो उससे उसकी आय कम हो गई। जब आय कम हो गई तो उसकी मांग भी 115 से 80 के आसपास हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो ये कब होता है? जब कीमत में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आय में परिवर्तन हो जाता है, अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मांग में वृद्धि और मांग में कमी। लेकिन यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो हम उसे कहेंगे मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, जो एक ही मांग वक्र पर निर्धारित। मांग में वृद्धि तो उपभोक्ता के द्वारा की जाती है और ये संकुचन वगैरह उत्पादक करेगा क्या सर? नहीं, तो फिर भाई मांग में संकुचन और मांग में विस्तार ये भी तो उपभोक्ता की आय पर और इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन ये वस्तु की कीमत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि यदि वस्तु की कीमत 16 रुपए से गिरकर 12 रुपए हो जाती है तो उस वस्तु की मांग 60 से बढ़कर 80 हो जाती है। तो सर ये उपभोक्ता ही कीमत को कम कराएगा? भाई आपने देखा, कम नहीं कराएगा। बाजार में किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उपभोक्ता जो है उस वस्तु की ज्यादा मात्राएं खरीदेगा, क्योंकि कीमत कम हो गई। और कीमत यदि बढ़ती है तो कम मात्राएं खरीदेगा। तो यहाँ किसका प्रभाव हो रहा है? यहाँ हो रहा है कीमत का। लेकिन कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत वही है। नहीं, वो मेरे को आ गया समझ में। लेकिन ये जो उपभोक्ता होता है वो खुद मांग को कम या ज्यादा कर सकता है? बिल्कुल, उपभोक्ता ही तो करेगा। निर्धारण भाई कीमत निर्धारण नहीं होगा, कीमत निर्धारण की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कीमत में उतार चढ़ाव की। सिर्फ उतार, कीमत निर्धारण जो होगा वो उत्पादक साइड की बात है। अच्छा, वो उत्पादक वाला कंसेप्ट है, वो पूर्ति साइड की बात होती है। लेकिन यहाँ हम चूंकि मांग की बात कर रहे हैं तो ये उपभोक्ता पर निर्भर है। हाँ, तो उपभोक्ता कब किन वस्तुओं की ज्यादा मात्राओं को खरीदेगा? जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है। और व्यवहारिक जीवन में भी हमने देखा है कि हम भी, आम उपभोक्ता भी, जो सामान्य वस्तुएं होती है उन सामान्य वस्तुओं को ज्यादा खरीदता है यदि उसकी कीमत घट जाती है, और यदि कीमत बढ़ जाती है तो वो कम वस्तुओं को खरीदेगा। मैंने आपसे इससे पहले बताया था कि बहुत सारी बातें भी निर्धारित करती है मांग को, केवल कीमत ही नहीं और अन्य चीजें भी निर्धारित करती है। जैसे अभी हमने बात की थी कि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, भविष्य में कीमत कम होने की संभावना। यदि भविष्य में ऐसा लगा किसी उपभोक्ता को कि इस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी भविष्य में, तो आज ही से वो अब उन वस्तुओं को खरीदना कम कर देगा। ऐसी कौन सी वस्तु होगी सर? अभी आशंकाएं जब जन्म लेती है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यदि अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा परिवर्तन आता है, उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में हो सकता है इस वस्तु की कीमत घट जाए। भाई उपभोक्ता को ऐसा लगे कि इस वस्तु को बनाने वाले उत्पादक जो है वो ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वस्तु का उत्पादन हो रहा है। जैसे हम ये कहें कि वर्तमान में यदि खेती में किसी ने गेहूं बोया है, ठीक है, और एक अनुमान लगाया कि पिछले साल गेहूं का जो रकबा था वो 5 लाख हेक्टेयर था पिछले साल, ठीक है, और इस साल बढ़कर वो 15 लाख हेक्टेयर हो गया। सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया कि 15 लाख हेक्टेयर
भूमि पर इस साल गेहूं की बुआई हुई है, तो उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता ये सोचेगा चूंकि गेहूं जो है ज्यादा क्षेत्र में लगाया गया है, तो हो सकता है भविष्य में इसका उत्पादन ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो इसकी कीमत कम होगी क्योंकि पूर्ति बढ़ जाएगी। तो कीमत कम होगी तो हम जो है आज पूरे साल का गेहूं ना खरीदते हुए जितनी आवश्यकता है उतना खरीद ले, भविष्य में इसकी कीमत कम होने की संभावना है, इसलिए हम इसकी मांग भविष्य में करेंगे। तो ये कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण मैंने मांग बढ़ने का बताया कि ऐसा हुआ कि प्राकृतिक प्रकोप आ गया, ओले गिर गए, कुछ और अन्य कारण हो गए, उससे फसलें खराब हो गई, और जब फसलें खराब हो गई तो उपभोक्ता ने ये आशंका लगाई कि इस साल जो है अमुक फसल का उत्पादन कम होने की संभावना है, और यदि उत्पादन कम होगा तो इसके रेट बढ़ेंगे, और जब रेट बढ़ेंगे तो हम क्यों ना आज ही इस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद ले। तो कीमत में तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन हो गया। तो ये अन्य सारी बातें निर्धारित करती है कि मांग में कब परिवर्तन हो सकता है। अब जब हम आगे की बात करें, जैसे कि वो बिटकॉइन भी ऐसे होंगे ना जो आप बता रहे थे उस दिन, क्या करेंसी एक तरीके से। बिल्कुल, वो भाई बिटकॉइन का क्या कंसेप्ट था? बिटकॉइन जो थे, बिटकॉइन वो फिक्स थे कि इतनी करेंसी उन्होंने बना दी डिजिटल, अब वो ज्यादा बनना नहीं है, अब वो नहीं बनना है, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी होती गई, खरीदार इतने बढ़ते गए कि उसका रेट अपने आप बढ़ता गया, तो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यही मांग का नियम कहता है। मांग के नियम की हम बात करें तो मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत इसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, यानी जैसे जैसे मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता किसी वस्तु की ज्यादा मांग करता है, लेकिन यदि उसकी कीमत में इजाफा होता है, कीमत बढ़ जाती है, तो वह उस वस्तु की मांग भी कम कर देता है। इसे ही हम मांग का नियम भी कहते हैं। तो मांग के नियम में क्या हो रहा है कि मांग का नियम तो यही कहता है कि वस्तु की कीमत यदि बढ़ रही है तो वस्तु की मांग मात्रा कम होगी। तो इनमें विपरीत संबंध होता है, सीधा संबंध नहीं होता है। जबकि पूर्ति के नियम में पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है। मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, जो आपको दिखा रहा है डी से ए, बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से ये मांग जो है बढ़ रही है। कब बढ़ रही है? जब वस्तु की कीमत या वस्तु का मूल्य कम होता जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे यदि इसकी कीमत घटती जाएगी तो वस्तु की मांग भी बढ़ती जाएगी। यही मांग का नियम होता है। अब मांग के नियम के अपवाद की हम बात करें तो क्या अपवाद हो सकता है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं हो सकता है? जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा आवश्यकता की वस्तुएं, जरूरत, बुनियादी आवश्यकताएं, उसमें हम उदाहरण ले ले कि जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, जैसे नमक, अत्यंत आवश्यकता की वस्तु है। नमक फिक्स मात्रा हम यूज करते हैं हमारे घरों में, उसकी कितनी ही कीमत ऊपर नीचे हो जाए लेकिन उसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बुनियादी आवश्यकता है। गिफिन वस्तुएं, जो घटिया प्रकार की वस्तुएं होती है, उस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे आपने देखा है कि गिफिन वस्तुओं का एक उदाहरण दूं मैं कि हम एक उपभोक्ता जो है वो गेहूं का उपभोग कर रहा है, ठीक है, गेहूं का उपभोग कर रहा है, या ये कहें कि गेहूं से नीचे की वस्तु कौन सी हो सकती है? बाजरा। तो बाजरा का वो उपभोग कर रहा है, बाजरा का उपभोग कर रहा है, लेकिन बाजरा की कीमत में कमी आती है। तो मांग का नियम ये कहता है कि बाजरा की मांग बढ़ना चाहिए, लेकिन उपभोक्ता चूंकि रेशनल होता है, वो चाहता है कि इससे अच्छी वस्तु को मैं खरीदूं। क्यों खरीदूं? क्योंकि इसकी कीमत कम होने से, मान लिया जाए 10 रुपए पर मैं 2 किलो बाजरा खरीद रहा था, इसकी कीमत घटकर 5 रुपए हो जाती है, तो 5 रुपए पर भी मैं 2 किलो खरीद पाऊंगा, लेकिन मेरे पास 5 रुपए बच गया, तो मैं ज्यादा मात्रा बाजरा की ना खरीदते हुए इससे अच्छी वस्तु जो गेहूं है उसको खरीदूंगा। तो इसलिए इस प्रकार की जो घटिया वस्तुएं होती है, गिफिन वस्तु जिन्हें कहा जाता है, उस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की ने ना 12th में पढ़ा था कि देसी घी और डालडा घी, तो ये भी उदाहरण के हो सकता है,
वो भी हो सकता है गिफिन वस्तु में कि भाई हम डालडा का यूज कर रहे हैं, ठीक है, डालडा का यूज कर रहे हैं, डालडा की कीमत बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उससे जो बचत होती है हमें प्रभाव पड़ेगा कि जो जितनी कम होगी वो भाई हल्की उसकी जो बचत होती है उस हल्की चीज को हम ज्यादा मांग नहीं करेंगे, उससे बेहतर वस्तु की मांग करेंगे। तो ये गिफिन वस्तुएं होती है। विलासिता की वस्तुओं की हम बात करें तो विलासिता की वस्तुएं कौन सी हो सकती है? कार वगैरह जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाती है। तो विलासिता की वस्तुएं भी कहीं ना कहीं उस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रदर्शन प्रभाव जो मैंने आपसे बात की थी कि व्यक्ति की आय, भले ही व्यक्ति की आय बहुत ज्यादा है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो विलासिता की जो वस्तुएं होती है जिससे हम कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा उससे दिखेगा, या हम ये कहें कि वो हमारे अत्यधिक उपभोग की आवश्यकता में वो काम आएगी, या ये कहें कि जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास तो पैसा है, भले ही इसकी कितनी ही ज्यादा कीमत बढ़ जाए फिर भी हम इसकी मांग करेंगे। तो हमने देखा है कि यदि विलासिता की वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो कुछ उपभोक्ता ऐसे रहते हैं कि फिर भी उन वस्तुओं को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो भाई कि मैं इससे बेस्ट हूं, मैं इसको खरीद सकता हूं। तो इस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। दुर्लभ वस्तुएं कौन सी हो सकती है? जैसे हीरा। जिन वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था में, बाजार में कम होती है वो दुर्लभ वस्तुएं होती है। तो हम ये कहें कि हीरा पानी विरोधाभास, पानी की मात्रा प्रचुर है मार्केट में, तो प्रचुर है तो उसकी कीमत भी कम है। लेकिन दुर्लभ वस्तु हीरा, इसकी मात्रा कम है, जो मिलती नहीं है, तो उसकी मांग हमेशा बनी रहती है। सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? भले उसकी कीमत बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन क्या उसकी मांग कम हो रही है? क्या फिर भी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि वो दुर्लभ है। तो इन चीजों पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अब सर हीरा भी एक तरीके का कोयला होता है ना, कठोर कोयला। हीरा जो होता है, हीरा ये कहें कि ज्यादातर वो ऐसी जगह से निकलता है, कोयले की खानों से। तो एक कठोर कोयला होता है भाई, वो एक, हाँ कहें तो उसको, यदि साइंस की भाषा में कहें तो वो भी एक कार्बन ही है। वो एक पत्थर है, तो वो इस प्रकार से बन गया, तो वो अलग अलग टाइप से निकलता है। तो यहाँ पर अभी हमारी बात हुई मांग के नियम की। मांग का नियम केवल हमें एक ट्रेंड दिखाता है, दिशा दिखाता है कि मांग में परिवर्तन हो रहा है। कब हो रहा है? जब कीमत में परिवर्तन होता है। और कैसा होता है? विपरीत होता है। तो वो विपरीत हो रहा है, वो मांग का नियम बता रहा है, लेकिन वो एक डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है। कितना हो रहा है ये कभी भी मांग का नियम नहीं बताएगा। उसको देखने के लिए हमें मांग की लोच के बारे में जानना आवश्यक है। और मांग की लोच, सामान्यतः मांग की लोच को ही हम कीमत लोच भी कहते हैं।